नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त हम बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर हैं और आपको बता दें कि लगातार काफ़ी लंबा समय आंदोलन का हो गया है। लगभग 112 दिन का जो समय है वो किसानों ने बिता दिया है। सर्दी से आंदोलन शुरू हुआ था और बरसात भी आई, तूफान भी आए और अब जो है गर्मी का मौसम आ चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि सरकार चाह रही थी कि गर्मी को देखकर किसान परेशान होकर आंदोलन को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। कई और भी हथकंडे सरकार ने शुरू से ही अपनाए हुए हैं। कई बार खालिस्तानी बताया गया, अलग अलग नामों से किसानों को बुलाया गया। और आपको बता दें कि जो 26 तारीख को जो हुआ वो भी आपने देखा, तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब जो है किसानों का जो है एक जो कमेटी है वो पूरे देश का जो है भ्रमण कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल में खुद राकेश टिकैत और जो यूनियन के जो 40 जो कमेटी के जो सदस्य हैं, तमाम जो लोग हैं पूरे भारत के अंदर घूम रहे हैं। कितना असर इस पर पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है। लोगों का मानना है कि अब जो है किसान आंदोलन के चलते जो पश्चिम बंगाल की जो सूरत होगी वो कुछ और होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार का नारा लगा रही है। किसानों के जो आंदोलन चले हुए लगातार हमारे साथ में जो खड़े हैं ये राजस्थान से आते हैं और शुरू से ही इस आंदोलन में यहाँ पर डटे हुए हैं, घर पर भी नहीं गए हैं। और इनसे हम जानेंगे समझेंगे कि जो आंदोलन है किस दिशा में जा रहा है, क्या इसका आगे आने वाले समय में भविष्य होने वाला है, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। बहुत सारी बातें हैं, तमाम ऐसी बातें इनसे खुद जानेंगे। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं विकल्प आचार्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, इस आंदोलन को लीड करने वाली मुख्य संगठनों में से एक हूँ। और हम लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए लगभग देश के हर एक राज्य के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह से शुरुआत से ही जो आपने भी देखा, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो सूरत है आंदोलन की वो किस प्रकार की है। सरकार भी नहीं मान रही है, किसानों ने भी अपना लिया है कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो इस सूरत में क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? देखिए, आंदोलन तो नाम लेना ही छोड़ दीजिए। जब हम 26 नवंबर को आए थे तो दुनिया का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। लेकिन आज की तारीख में दुनिया की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जन क्रांति, जिसमें 135 करोड़ लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, प्लस में 56 देश जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज से, जहाँ इन कानूनों के कारण कॉरपोरेटों ने खेती पर कब्जा कर लिया, वो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर गरीब 3 साल के बच्चे से लेकर 107 साल तक का बुजुर्ग इस आंदोलन में शामिल है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जन क्रांति है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सरकार नहीं झुक रही, सरकार क्यों नहीं झुक रही? आपने इस बार देखा संसद सेशन स्टार्ट हुआ तो जो मोदी जी कभी जिक्र लेना नहीं करते थे, जिनके भाषणों में कभी कोई कमी नहीं निकालता था, वो कभी हमें आंदोलनजीवी कहने लगे, कभी हमें परजीवी कहने लगे। आप पिछले 2 दिनों से देखिए राजनाथ सिंह के बयान, सत्यपाल मलिक के बयान, वो बयान ऐसे नहीं आए हैं। इनकी रातों की नींद आराम हो गई है। बंगाल के अंदर जब हम और हमारे साथी गए, वहाँ के किसानों को एमएसपी का फ़ायदा बताया, उन लोगों को एमएसपी के बारे में मालूम ही नहीं, और बताया इन लोगों की गलत नीतियों के कारण आप एमएसपी नहीं ले पा रहे हो। इतना बड़ा चावल उत्पादक राज्य होने के कारण, जैसे हरियाणा के अंदर तो चावल की 1 फसल होती है, वहाँ मौसम ऐसा है चावल की 3 फसल होती है। तो अपना आड़ा तो हरियाणा में कहते हैं भाई धान उत्पादक किसान है तो वो अमीर होगा, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति 800-900 में धान बिकता है। तो वहाँ टोटली बंगाल और असम के अंदर जहाँ हमारी टीमें गई हुई है, वो किसान पूरी तरह से इस आंदोलन को अपना मान चुका है। जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया इनकी, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हरियाणा पंजाब 2 सूबे हैं, इनकी 23 सीटें चली जाएगी, किसी और राज्य में ठगी मार लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये जन क्रांति बनता गया, पूरे देश के राज्य इनसे हमसे जुड़ते गए, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, जितने भी राज्य है। आज वो शायद दूरी के कारण बहुत कम लोग आ पाए, लेकिन डायरेक्टली उनके जिलों के अंदर बहुत बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं इस जन क्रांति के अंदर। जन क्रांति जो होती है, या आप धर्म युद्ध देख लीजिए, हमेशा ऐसे लगता है शुरुआत के अंदर कि अधर्म की जीत होगी, विलेन की जीत होगी, लेकिन लास्ट में हम धर्मग्रंथ के अंदर क्या पढ़ते हैं? सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। जहाँ तक हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, इससे पहले शाहीन बाग आंदोलन, कर्मचारियों के आंदोलन, जेएनयू के आंदोलन, इन लोगों ने तोड़ दिए। किससे? अपने पेड मीडिया से। लेकिन इस बार पेड का मुकाबला पेट से हो गया, और पेट बिल्कुल सच्चा है और आत्मा इसकी बड़ी साफ है। तो उस आत्मा साफ ने और उस सच्चे पेट ने अब पेड़ को हरा दिया है। तो इनके मुंह से जो हमें बदनाम करने के लिए कभी आतंकवादी, वक्फवादी, कभी खालिस्तानी शब्द निकले, अब उन शब्दों में सत्यपाल मलिक और राजनाथ के मलिक के थ्रू ये बता रहे हैं कि हम झुकने को तैयार हैं। हम झुकाना नहीं चाहते। हमने तो देश के प्रधानमंत्री को जब हम
26 नवंबर को यहाँ पहली बार आए थे। हमने बताया, जब हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, कि हम वो 87 करोड़ लोग हैं जो देश में खेती करते हैं। हमने आपको देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाया, आपकी हर मन की बातें मानी है, आपके कहने से थाली भी बजाई है, मोमबत्ती भी जलाई है। लेकिन अब आप हमारे दिल की बात सुनो और आप देश में आके कह दो कि मैंने गलती से कानून लागू कर दिया। तो किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। हमारे बीच में 100 कत्ल भी हो और अगला हमारे घर आ जाओ ना और कह दे भाई माफ़ कर दे, तो हम उन्हें पैर हम नहीं झुकाते, गला का ला के यार सारी दुश्मनी भूल जा। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या लगता है आपको, काफ़ी लंबा समय हो गया, ऐतिहासिक आंदोलन ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे समय में भी इतना उम्र हमारी हो गई है, करीब 32-33 साल हो गई है, ऐसा आंदोलन पहली बार हमने देखा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सरकार जो है, आप आपने बताया जैसे कि झुक भी रही है, लेकिन इतना हठ धर्म क्यों है? इतना हठधर्मिता इसलिए है कि जब ये 2014 के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन के आए, तो इन्होंने जो फंडिंग ली थी वो इन बड़े घरानों से ली थी और वादा किया था कि सारे देश का हर सामान, चाहे वो रेल है, खेल है, ज़मीन है, जो भी सरकारी संगठन है, सब आपको भेज दूंगा। उस पर ये काम कर रहे थे। लेकिन इनसे गलती ये होगी, कोरोना के अंदर इन्होंने ये माना, जब हमारी जीडीपी पॉजिटिव आई, देश की जीडीपी नेगेटिव आई, तो खेती किसानी वाले जब ये कानून लाए हमें अनपढ़ समझ के, और वो अनपढ़ किसान उसको अनपढ़ समझ लिया जो मौसम देख के ये बता देता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, जो ज़मीन की मिट्टी देखकर बता देता है इसमें धान बढ़िया होगा, बाजरा बढ़िया होगा या नरमा बढ़िया होगा। जो आज हमारा खेत में हरी कणक खड़ी है, हम बता सका 50 मन होगी, 55 मन होगी। तो इस करके हठधर्मिता इसलिए है, इस पर अगर बैक स्टेप लेना पड़ गया ना, तो एनआरसी पर भी लोग बैक स्टेप के लिए आएंगे। जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, जो यूनिवर्सिटीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया है, जो हॉस्पिटल्स का प्राइवेटाइजेशन किया है, जो एयरपोर्ट बेचे हैं, जो लाल किला बेचा है, हर एक पर आवाज़ उठेगी। इन्हें पता है इनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा और इनके पास पावर नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि तोमर के साथ मीटिंग में मैं शामिल रहा 6 दौर की मीटिंग में, और एक दौर की मीटिंग में वो सारी बातें हमारी मान गए भी कानून आपके लिए नहीं बने। 11 घंटे वो मीटिंग चली और हमें वापस भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन उनको क्या जवाब देंगे? उनको का मतलब कॉरपोरेट घरानों को, यानी कि देश में ना प्रधानमंत्री है, ना वित्त मंत्री, ना कृषि मंत्री है, ये सभी कॉरपोरेट्स के दलाल हैं। अगर हमारी मानते हैं तो वो मारते हैं, उनकी नहीं मानेंगे तो इनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। सर ये बताएं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अगर हम यहाँ पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट को हर टीवी चैनल के माध्यम से बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर भारत का संविधान है, और भारत के संविधान को बनाने वाले हम भारत के लोग, संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना, क्योंकि आंदोलन जब भी लगातार कई बार हमने देखिए आंदोलन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर उसको हटा दिया जाता है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट भी कहीं आगे नहीं आ रहा है। आगे कैसे आएगा उसको पता है, इस देश के लोग यहाँ खड़े हैं। आप एक छोटे वर्ग को दबाने के लिए जजेस को देखा गया, देश में संविधान का तो मजाक उड़ाया गया। देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई रिटायरमेंट के बाद भी अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं जी सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। पहले दिन वो रिटायर होता है और दूसरे दिन उसे राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। जो जज इनकी बात नहीं सुनते हैं उनके ऊपर रेप के आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन वो बाकी मामलों में इनसे दबे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने सड़कों के ऊपर लाखों का सैलाब देखा तो उन जजेस को भी पता चल गया। स्पेशल जो बेंगलोर की लड़की थी रावी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि आप अगर इस प्रकार राष्ट्रद्रोह का केस लगाने लग गए तो इस देश में लोगों का कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। जिस डर के कारण देश में अपराध कम है, वो डर जो है देश के हर बच्चे से खत्म हो जाएगा, जिसके कारण देश में लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। तो आप इन लोगों की बातें सुनिए, अत्याचार इसका रास्ता नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि जिस तरह से जो आंदोलन चला हुआ है, ऐसे में हम कई बार लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो जो पकोड़ा चौक पर जो आपका जो पड़ाव डला हुआ है, वहाँ पर एक राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उन्होंने बताया था कि मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी यहाँ देश के अंदर जो ये व्यवस्था दोबारा से लाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं नागपुर से चलती है। आप समझ रहे होंगे कि जो नागपुर में जो आरएसएस का जो गढ़ है, आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ से सब कुछ ये तय हो रहा है। दोबारा से जो है गुलाम बनाने की जो है ये राजनीति जो है की जा रही है। सर आरएसएस भी अब पीछे छूट गया। पिछली सरकारों में आप आरएसएस कहते थे, आजकल तो जो कोरोना आया वो भारत के कॉरपोरेट घराने नहीं, वर्ल्ड के कॉरपोरेट घरानों में, वर्ल्ड में लोकतंत्र खत्म करने के लिए, वर्ल्ड में लोकतंत्र पर कॉरपोरेट तंत्र को हावी करने के लिए ये कोरोना का भय दिखाया गया, जो किसानों के इस आंदोलन से खत्म हुआ। तो आरएसएस का निश्चित तौर पर इनकी नीति निर्धारण में रोल रहता है। और मैं तो एक उससे बड़ी बात आपको कहता हूँ,
1973 से पहले हमारे देश में प्रधानमंत्री होते थे। 1973 के बाद कॉरपोरेट तंत्र इतना मजबूत हो गया कि चेहरे बदले, लेकिन पीछे जो कठपुतली को नचाने वाली उंगलियां थी वो उंगलियां नहीं बदली। वो उंगलियां 1973 से लेकर आज तक उन कॉरपोरेट तंत्रों की चल रही है। वो कॉरपोरेट तंत्र इन लोगों को 800 करोड़ के मुख्यालय बना के दे रहे हैं, तो वो किस लिए दे रहे हैं? एक मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे साथी हैं। हरियाणा का एक बहुत बड़ा जिला है फतेहाबाद, जिसके अंदर पिछले 40 सालों से रेल की मांग है। एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर 6 इनके बड़े गोदाम बने, उनके अंदर वो अभी गोदाम चालू नहीं हुए, उनके अंदर रेलवे लाइनें डाल दी गई है। यानी जनता की चिंता नहीं है, हम दो और हमारे दो की चिंता है। तो इस तौर पर इसलिए आरएसएस से भी मजबूत तंत्र, आरएसएस भी आज कमजोर है। मोहन भागवत कहाँ है आज? मोहन भागवत को इंटरफेयर करना चाहिए था अगर आरएसएस का, क्योंकि हम मौके का जिनको एक छोटा जानवर समझा गया, परजीवी समझा गया, उस परजीवी में एक जीवी हुआ है दिमक। अरवा जिलाग जो है ना 100 साल का दरखत का जगह घना मजबूत हुआ है, तो जड़ खोद के उन्हें गरावा ही करावागा, तो हम उसका जवाब देवा, हम दिमक वाला काम करांगे पूरे देश से, आरएसएस और बीजेपी का। क्योंकि एक नारा दिया हमने लास्ट मीटिंग में संयुक्त मोर्चा का, पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी। लोगों ने कहा डिफीट वाली बात समझ आती है, पनिश बीजेपी किस लिए? पनिश बीजेपी इसलिए हम लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ आए। हमारे देश में एक कत्ल की सजा, एक कत्ल आप कर दें 302 का मुकदमा लगता है, 15 साल आप जेल में रहते हैं। हमारे 300 आदमी मर के रहे, वो किसकी नीतियों के कारण मरे? बीजेपी और इस सरकार की नीतियों के कारण। यानी ये 300 कत्लों के सीधे जिम्मेवार है। इन्होंने पाप किया है तो पाप किया है तो सजा मिलेगी। इसलिए हमारा नारा है पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी। सरकार को तो पता ही नहीं कि जो जितने आप बता रहे हैं शहीद हुए हैं, उनको नॉलेज भी नहीं है इस बात की। उनको तो मिनट की नॉलेज है, लेकिन उस बात को जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों का घमंड, कॉरपोरेट का इतना मजबूत सरिया इनकी गर्दन में डला हुआ है, वो सरिया इनको झुकने नहीं दे रहा है। और जो गलत फैसले पीछे लिए गए, उन्हें सबको पता है भी सभी गलत फैसले वापस लेने पड़ेंगे। जो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अबानी अडानी कर चुके हैं इन बड़े स्टोर में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। आपको हरियाणा पंजाब का एक उदाहरण बताऊं, हमारी ग्रीन बेल्ट के अंदर 2 बड़े हाईवे हैं और वो सेम रूट पर जाते हैं। उनके बीच में एक तीसरा हाईवे निकाला जा रहा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ उन स्टोर के लिए व्हीकल्स चलेंगे। तो उन्होंने लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भरोसे लगाया है, तो वहाँ से बैक स्टेप लेता है। पता इनको सब कुछ है। जब हमारी 9 तारीख को नरेंद्र तोमर से मीटिंग थी, हमने ट्रैक्टर मार्च का 9 जनवरी को मीटिंग थी, तो 8 जनवरी को सरकार पर इतना दाब था। अमित शाह 6 बजे हमारे पास फ़ोन करके कहता है कि आप आ जाइए, सारी बातचीत को मैं मानने को तैयार हूँ। वो अमित शाह जो मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करता था, वो किसान संगठनों के सामने पगड़ी रख के बैठ गया, जितने मर्जी संशोधन करा लीजिए लेकिन हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आरएसएस भी चुप बैठ गई है, लेकिन कई ऐसे लोगों से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि 2 आरएसएस के कार्यकर्ता आपके घर में हैं और एक टीवी और एक अखबार। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो आंदोलन को है, शायद वो जगह जो है जो सोशल मीडिया जो दे रहा है, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कहीं प्रिंट मीडिया वो नहीं दे पा रहा है। इससे आप कैसे? 2 नहीं 3 अड्डे बने हुए हैं। अभी आपने 2 दिन पहले प्रकरण देखा, ढासा बॉर्डर के पास गुरुकुल एक क्षेत्र था जिसमें 9 बीजेपी और जेजेपी के नेता बनाए हुए थे। उस गुरुकुल यानी जितने भी धार्मिक संस्थान थे, 2014 से पहले मुझे नहीं पता वो क्या काम करते थे। चाहे जितने भी ये धार्मिक संस्थान है, जो धार्मिक अड्डे, चाहे वो गुरुकुल के नाम पर बने हुए हैं, चाहे वो मंदिरों के नाम पर बने हुए हैं, चाहे वो गौशालाओं के नाम पर बने हुए हैं, वहाँ पर आरएसएस की गहरी शिक्षा दी जा रही है। उनका काम तो हमारे गाँव वालों के चंदा से चलता है, लेकिन आज आंदोलन के समय वो बीजेपी और आरएसएस की नीतियों का बखान कर रहे हैं और उनके लीडरों को जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो ये सारे अड्डों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक की तैयारी हमने कर रखी है और निश्चित तौर पर किसान जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में विधानसभा के अंदर जो है विश्वास प्रस्ताव लाया गया, कहीं ना कहीं इसको पहले से ही अंदेशा था कि सरकार नहीं गिरने वाली है, लेकिन फिर भी ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया, लेकिन वहाँ पर भी सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन लोगों का जो है गाँव के अंदर एक गुस्सा है और ऐसे में जो है जेजेपी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो तमाम तरीके से उनका विरोध हो रहा है। आगे क्या लगता है आपको, क्या सूरत हाल हरियाणा का देखते हो आप? जेजेपी बीजेपी नहीं, कांग्रेस का भी। कांग्रेस को जब पता था किसान आंदोलन इतना मजबूती से चल रहा है, आपका विश्वास मत गिरेगा, जिससे सरकार मजबूत सिद्ध होगी, किसान कमज़ोर सिद्ध होगा। मैं तो सीधा कहता हूँ
विपक्ष और पक्ष दोनों ने मिलकर ये साजिश रची किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा उसका मुख्य खलनायक है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलकर यह जो लाया, तो अब से कांग्रेस का भी कोई भी नेता जो है वो गांवों के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर तो पिछले 3 सालों से देख लीजिए आप, पहली बार हरियाणा के अंदर पूरे देश और वर्ल्ड के अंदर हरियाणा पहला राज्य है जिसमें किसानों की सरकार बनी है। किसान कहते हैं ये एमएलए ये मंत्री यहाँ दिख सकता है तो वो दिखता है, अगर किसान ने हाथ का ऐसे इशारा कर दिया तो वो वहाँ आ नहीं सकता। मैं सिरसा से आता हूँ, हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, पिछले 6 महीने से एक बार अपने घर में आने की रात को 1 बजे कोशिश करी, हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और हेलीकॉप्टर के पत्थर मारकर उसको नीचे गिराने की कोशिश करी। तो ऐसी सत्ता का क्या फायदा है जब आप अपने बाल बच्चों से अपने घर नहीं जा सकते। हरियाणा में प्योर तौर पर हमेशा से एक उग्र भाव रहता है, जोशीले लोग हैं, तो इन्होंने साबित कर दिया कि हाथी ने अपना शरीर देख लिया। हाथी की आंख छोटी होती थी, हम लोग इसीलिए दबे हुए थे कि हाथी शेर का शिकार कर देता था क्योंकि उसको शरीर का नहीं पता होता। अब किसान ने अपना शरीर देख लिया है। अब ना तो लीडर बख्शा, ना आरएसएस बख्शा, ना गोदी मीडिया बैठा। उनकी तैयारी से जो वो सोचते हैं उससे हम 10 कदम आगे सोच के चल रहे हैं। चौधरी छोटूराम जी की बात यहाँ पर फॉलो होती नजर आ रही है, क्योंकि चौधरी छोटूराम जी ने कहा था कि भोले किसान 2 बात मेरी मान। उन्होंने कहा था कि एक तो बोलना से ले सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। तो बोलना तो कहीं ना कहीं लोग किसानों को आ गया है और दुश्मन को भी अब जैसे आपने बताया पहचानना शुरू कर दिया है। आप जिस तरह से जो आंदोलन चला हुआ है और आगे का जो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि आंदोलन की जो संख्या घट गई है, आंदोलन में लोग कम हो गए हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना? मैं सभी साथियों को, हम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बैंक कर्मचारी भी आप आगे, गरीब आदमी 100 रुपये किलो आटा होगा वो भी आ जाएगा, स्टूडेंट्स पहले से रोडों के ऊपर। हमने आते ही कहा था हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो साथी घर बैठे हैं या हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कोई ब्रेन वॉश के कारण, उन लोगों को बताना चाहूँगा, मैं जब 8वीं में पढ़ता था ना, तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक पाठ आता था जिसमें मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फ़ोटो देखता था और बहुत अफसोस महसूस करता था कि अगर मैं उस समय पैदा हुआ होता तो मेरी फ़ोटो भी आज इस किताब के अंदर आती। मैं उन साथियों को जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा, हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई हम जीत गए, हम बूढ़े भी होंगे, हमारे पोते पोती भी 8वीं के अंदर होंगे और वो जब किताब खोलेंगे तो 2020-21 की जन क्रांति के नाम से एक अध्याय उसके अंदर होगा। हमारी पोती हमसे पूछेगी दादाजी आप बॉर्डरों पर क्या कर रहे हो, इसके अंदर फ़ोटो आ रही है, तो हमने बताएंगे जब देश का एक तानाशाह कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर देश की खेती किसानी पर कब्जा करने की सोच रहा था, उस टाइम तेरा दादा घर में ताश कौन खेला था, उस टाइम तेरा दादा हुक्का कौन पिया था, उस टाइम तेरा दादा तेरी दादी की पल्लू में कौन बैठा था। खेती किसानी बचाने के लिए छाती बॉर्डर का भिड़ाई दी थी और खेती किसानी को बचाया था। और जो साथी नहीं आ रहे, हमारे पोते पोती होंगे तो उनके भी होंगे भाई, निश्चित तौर पर उनके पोता पोती कहेंगे भाई बाकियों की तो फोटोएं आ रही है दादाजी, आपकी फ़ोटो इसके अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि आप तो उस समय पैदा हुए थे। तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी की नज़रों में ना गिरे, उनके जब सवाल जो होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। तो इसलिए सभी साथी इस जन क्रांति में 112 दिन हो चुके हैं, 112 दिनों में इतिहास के 112 स्वर्णिम अध्याय हम लोग लिख चुके हैं। तो उन अध्याय के अंदर जो साथी नहीं आए हैं वो भी आकर ये हर गरीब, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, सरकारी तंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो देखा आपने किस तरह से जो हमारे साथ में जिन्होंने चर्चा की उन्होंने बताया। शुरुआत के दौर में आपको बता दें कि जो ये आंदोलन था किसान आंदोलन से ये शुरू किया गया था, लेकिन अब जो है इस आंदोलन के अंदर जो किसान है वो ड्राइविंग सीट पर है और जो यहाँ पर जो तमाम अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो देश की जो संपत्ति थी, जो राष्ट्रीय धरोहर थी, उनको निजीकरण कर दिया गया है और निजी लोगों के हाथ में दे दिया गया है। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान को भी यहाँ पर ठेंगा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से जो किसानों ने बागडोर संभाली है, ये किसान आंदोलन स्टार्टिंग से था, लेकिन अब इस आंदोलन को पूरे देश के हर वर्ग का, हर जाति का, हर संगठन का समर्थन मिल रहा है। और ऐसे में आप देख भी सकते हैं, क्योंकि टीवी चैनल के अंदर कहीं नहीं जगह मिल रही है, लेकिन जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं। श्रम कानूनों में बदलाव कर दिए गए हैं, लड़की की शादी की उम्र 18 से घटा करके कम कर दी गई है। बहुत सारी ऐसे अमेंडमेंट जो है भारत के संविधान में बीजेपी सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान किए हैं। और ऐसे में जब किसान सड़कों पर आ गया है तो ये किसानों के माध्यम से संविधान बचाने की भी एक मुहिम हो गई है। ये जन आंदोलन हो गया है, ये राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। और ऐसे में किसानों ने साफ कर दिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार बहादुरगढ़ से।